नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं यह वीडियो अपने भाई मुकेश चंद्राकर, जिसके बारे में आपने अब तक सुना भी होगा और जाना भी होगा कि मुकेश चंद्राकर एक ऐसा शख्स थे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना एक मुकाम हासिल किया था और वह मुकाम उन्होंने अपने मेहनत से, अपने लगन से हासिल किया था। उनके अंदर एक क्रांतिकारिता थी, वे निर्भीक थे। वे कभी खौफ में या डर के साये में उन्होंने पत्रकारिता नहीं की। जिस क्षेत्र से वे बिलॉन्ग्स करते हैं, बस्तर इलाका छत्तीसगढ़ का, आए दिन वहाँ पे नक्सल और वहाँ जो सीआरपीएफ के जवान हैं, अ, उनके बीच में जो है मुठभेड़ होते रहता है और बारंबार आप खबरें सुनते होंगे कि हमारे जवान जो हैं शहीद हो गए, नक्सल और जो अ, उनके बीच में मुठभेड़ हुआ उसमें। अभी हाल-फिलहाल में भी ऐसा हुआ, मुकेश चंद्राकर के घटना के तुरंत बाद जो है वहाँ पे एक मुठभेड़ हुआ, उसमें कई जवान शहीद हुए। तो बस्तर इलाका के क्रांतिकारी पत्रकार जिसने अपने लगन और परिश्रम से एक नया मुकाम हासिल किया था और उसने आगे कदम बढ़ा चुका था और अब जो है उसका एक क्रांतिकारिता वाली जो पत्रकारिता थी, उसका मुकाम मिलने ही वाला था कि तब तक वो मुकेश चंद्राकर युग जो है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। कुछ कातिलों के द्वारा उन्हें जो है मौत का घाट उतार दिया जाता है। यह जो पूरे घटनाक्रम हुआ है उसमें मुकेश चंद्राकर के ही सगे लोगों का होने का बात कहा जा रहा है। क्योंकि प्रारंभ से जो है मुकेश चंद्राकर और सुरेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर ये आप सुन रहे हैं। मुकेश चंद्राकर को मारने वाला कोई और नहीं है बल्कि मुकेश चंद्राकर के दादा के भाई के ही परिवार के लोग हैं, अर्थात गुतिया है अपना, परिवार है अपना, अपने ही रिश्तेदार हैं मुकेश चंद्राकर के जो मुकेश चंद्राकर को इतना दर्दनाक मौत देते हैं। 4 आरोपी हैं, चारों को पकड़ लिया गया है और उनको जो है 15 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उनको रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन पूछताछ के दरमियान क्या कुछ निकल कर के आया सामने, पुलिस प्रशासन ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इसका जानकारी प्रदान नहीं कर पाया है और मुकेश चंद्राकर के लिए जो न्याय की मांग की जा रही थी एक्स अर्थात ट्विटर पे मुकेश चंद्राकर को न्याय दो, वह ट्रेंडिंग में रहा 8 जनवरी 2025 को, लेकिन उस पर कितना पहल कर पाई सरकार और सरकार के कानों तक वह आवाज पहुंच पाई अथवा नहीं, यह अब तक जो है सामने नहीं आ पाया है, इसलिए कि मुकेश चंद्राकर के परिवार को न तो नौकरी मिल पाई है और न ही आर्थिक सहयोग मिल पाया है। तो अब भी हमें रुकना नहीं चाहिए और मुकेश चंद्राकर के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया है, वह किसी के साथ भी हो सकता है क्योंकि पत्रकारिता जो है वह एक जोखिम भरा कार्य है। आप पत्रकारिता जब करते हैं, जब खबरें चलाते हैं, तो उसमें किसी न किसी के ऊपर आधारित होता है और कब किसके नज़र में आप आ जाए और कब क्या आपके साथ घटित हो जाए, यह कह पाना मुश्किल है क्योंकि मुकेश चंद्राकर के साथ जो घटना घटा, कतई भी मुकेश को अंदेशा नहीं था उस दिन कि उसका भाई, उसका दोस्त, जिसके साथ उसने पूरा बचपन गुज़ारा हो, जिसके साथ उसने एक पार्टियाँ की हो, जिसके साथ वह उसी के भाई के शादी में नाचा हो, डांस किया हो और वह उसको बुला करके और इतना दर्दनाक जो है वो मौत देगा उसे, कतई भी उसे अंदेशा नहीं था, लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ। मुकेश चंद्राकर और सुरेश, दिनेश और रितेश चंद्राकर ये सभी आपस में भाई हैं। मुकेश चंद्राकर के दादा और सुरेश चंद्राकर के दादा दोनों भाई थे। ऐसा जो है वहाँ के लोगों का कहना है, वहाँ के जानकारों का कहना है। अब इसमें पूरी कहानी को समझे कि आखिर हुआ क्या था। मुकेश चंद्राकर एक ऐसा पत्रकार, एक ऐसा नाम, एक ऐसा शख्स पत्रकारिता के क्षेत्र में जिसे डायरेक्ट जो है वह बात होती है छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से। जब भी बस्तर में कोई घटना घटता है, गृह मंत्री वहाँ के पुलिस प्रशासन को तो संपर्क साधते ही होंगे, लाज़मी-सी बात है, लेकिन किसी अन्य को भी यदि संपर्क साधते थे, तो वह था मुकेश चंद्राकर, उससे ही सारा अपडेट लिया करते थे कि आखिर बस्तर में हुआ क्या है या हो क्या रहा है। इतना मुकेश चंद्राकर ने अपना एक अस्तित्व बनाया था पत्रकारिता के क्षेत्र में और विश्वसनीयता कायम की थी कि गृह मंत्री तक को जो है उन पर भरोसा था कि मुकेश जो बता देगा वो सही होगा। मुकेश चंद्राकर के ऊपर आखिर नज़र सुरेश चंद्राकर को कैसे गया कि सुरेश चंद्राकर को यह लगा कि मुकेश को जो है इतना दर्दनाक मौत देना है क्योंकि मुकेश चंद्राकर का जो मौत हुआ वह सुनियोजित था। ऐसा नहीं था कि उसने मुकेश को बुलाया और वह पूछा कि भाई मैं भाई हूँ और मेरे द्वारा किए गए कार्य में बरती गई अनियमितता को ही तुम इस प्रकार उजागर कर रहे हो, तो मेरा कहीं न कहीं नुकसान होगा इसलिए तुम जो है उसे बैक चले जाओ।
तो ऐसा कोई था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं। सुनियोजित था, सारा प्लान जो था वो एकदम फ़िल्मी स्टाइल में पूरे घटनाक्रम को घटित किया गया, एकदम साजिशतन। उसमें होता क्या है कि आप पहले किरदार को समझें, मुकेश चंद्राकर जिनकी हत्या हुई और जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं, उनमें हैं सबसे बड़ा जो साजिशकर्ता के तौर पर जिसको देखा जा रहा है, वो है सुरेश चंद्राकर, जो अपने शादी में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर आया था और उसके बाद से उ उसका प्रसिद्धि जो है और बढ़ गया था। उसके बारे में देश-दुनिया के लोग जानने लगे कि सुरेश चंद्राकर भी बस्तर की धरती पर कोई एक शख्सियत है, जो अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेकर के आता है अपने घर। और साथ ही सुरेश चंद्राकर के बारे में यदि बता दें तो वह पहले जो है प्रशासनिक क्षेत्र में एक एम्प्लॉयी के तौर पर नौकरी करता था वह और वहीं से जो है जो बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, अन्य जो कार्य होते हैं भवन निर्माण वगैरह, तो उसमें वह कदम बढ़ाया, वहीं रहते हुए उसने कदम बढ़ाया। फिर ठेकेदारी क्षेत्र में उसको लगा कि यहाँ पे काफ़ी अत्यधिक पैसा है, प्रसिद्धि है, तो उसने उस वहाँ पे अपने जॉब को क्विट करके और ठेकेदारी के क्षेत्र में आ जाता है। उसके बाद चूँकि पैसा हो जाता है, तो नेता, पुलिस, प्रशासन सभी जो है उसके थैले में होते हैं और उसकी पकड़, पहुँच काफ़ी लंबी हो जाती है और उसको बड़ा-बड़ा ठेका भी मिलना आरंभ हो जाता है। वहाँ आस-पास में कई सारे सड़कों का उसने निर्माण किया, कई सारे बड़े-बड़े भवनों का उसने निर्माण किया, अन्य सारे जो है कार्य उन्होंने किया। और यह भी जो मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, वह उसी से जुड़ा हुआ है। बस्तर में ही एक 52 किलोमीटर दूरी का अर्थात 52 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण सुरेश चंद्राकर के द्वारा, उसके कंपनी के द्वारा कराया जा रहा था। और आपने देखा होगा सुरेश चंद्राकर का जो रोड बना है, सुरेश चंद्राकर के द्वारा जो रोड निर्मित किया गया है, उसका आपको बस्टर टॉकीज और बक्सर जंक्शन दोनों पर जो है आपको मिल जाएगा कि कितनी अनियमितता उसमें बरती गई है। सड़क जो है वो बन रहा है दूसरे साइड में और एक साइड से जो है कवर रहा है, इस प्रकार से आपको वहाँ दिख जाएँगे। तो उसी का उसने जो है कवर किया था एनडीटीवी पर उस पूरे फुटेज को चलाया गया था चूँकि एनडीटीवी में भी वो वैकल्पिक तौर पर एक रिपोर्टर के तौर पर कार्य करते थे और स्वतंत्र पत्रकारिता भी वे अपने प्लेटफ़ॉर्म पर करते थे। तो उसके बाद जो है एक खबर एनडीटीवी में जब चली उस सड़क के बारे में, तो उस सड़क के जाँच हेतु एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया, वहाँ के सरकार के द्वारा। और टीम का गठन होने के उपरांत जो है, वो पूरा जाँच होने लगा उस सड़क का और उसी बीच में सुरेश चंद्राकर ने क्या किया कि वहाँ के एक समाचार पत्र में, जो प्रेस मीडिया होता है, उसमें उन्होंने अपने बारे में पूरा कहानी रचवाया एकदम पॉजिटिव और खुद को वहाँ के क्षेत्र का प्रेरक के तौर पर जो है उभरता हुआ बताया कि सुरेश चंद्राकर जो है किस प्रकार गरीबी से गुजरे, कैसे उन्होंने नौकरी किया, फिर ठेकेदारी क्षेत्र में आया, फिर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और यहाँ के लोगों के लिए जो है वो प्रेरणा बन करके उभरे हैं। इस प्रकार से पॉजिटिव जो है खबरें उन्होंने छपवाया और कैसे छपती है पॉजिटिव खबरें आप सभी को पता है, हमें तो पता है ही क्योंकि इस क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं। कि कोई भी किसी के बारे में जब पॉजिटिव खबर दिखाता या बताता है, उसको बढ़ा-चढ़ा करके जब दिखाता है, वो तो उसके पीछे एनर्जी क्या काम करती है, तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और ये सारे जो है इसी 1 हफ्ता के अंदर सारे चीज़ हो रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो रितेश, दिनेश और सुरेश हैं और उसके साथ एक महेंद्र राम टेके उस कंपनी का मुंशी जो है, वे चारों मिल करके इस पूरे घटना को अंजाम देते हैं। सुरेश चंद्राकर के जो है वो मेन साजिश करता है और वही जो है पूरा ठेकेदारी करता है। उसके बाद उसका भाई दिनेश है, दिनेश जो है वो यहाँ उसका काम देखता है और जो रितेश है वो बाहर रहता है और राम टेके तो उसका मुंशी है तो वहीं पे रहता ही है। उस घटना को अंजाम देने के लिए जब प्लानिंग तैयार हुआ जैसा कि वहाँ के कुछ जानकारों का कहना है क्योंकि सभी एक ही जगह के लोग हैं, तो सनक तो मिल ही जाता है कहीं न कहीं से जो है उसका जो है एक लूप होल होता है जिससे जानकारी प्राप्त होती है लोगों को कि आखिर किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और पुलिस प्रशासन ने भी जो है इस घटनाक्रम के बारे में कुछ-कुछ ऐसी बातें बताई वहाँ के मीडिया बंधुओं को जिससे ये सारे जानकारी हासिल हुई है। वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से और क्षेत्रीय लोगों से कैसे पता चला तो वहाँ के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, सोशल मीडिया पर्स उन पर जो चलाए जा रहे हैं उसके आधार पर ये मैं बता रहा हूँ आपको और ख़ास करके जो है जो आपका बस्तर टॉकीज है उस पर जो खबरें दिखाई जा रही हैं भाई अ, विकास जी के द्वारा तो उससे मैं जो है आपको वहीं रेफ़रेंस वही है और वहाँ से मैं आपको ये खबरें आप तक पहुँचाने का अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूँ। तो अब होता क्या है कि इस प्रकार जो है सबकी छवि रहती है वहाँ पे, सभी को पता होता है कि जो ये है आपका रितेश, रितेश वो बाहर ही रहता है, दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह वो बाहर रहता है। सबको पता है कि वो बाहर रहता है। अब उसके पहले क्या हुआ इस घटना को अंजाम देना था उससे पूर्व में कि जो सुरेश है वो किसी अपने नज़दीकी को फ़ोन करता है कि उसे जो है वो जाना है आपका जहाँ पे वो जहाँ से पकड़ा गया है शायद इलाहाबाद से या क्या पकड़ा गया है, तो वहाँ उसको
जाना है किसी रिश्तेदार का, वहाँ पे कोई घटना हुआ है, कोई बीमार पड़ा है, वहाँ भर्ती है तो उससे मिलने के लिए जाना है। तो वो उससे पूछता है कि चलोगे तो चलो, लेकिन उसको मना कर दिया जाता है, फिर वो जाता है और उसके साथ जो है वो रितेश भी जाता है, वो दिनेश जाता है उसके साथ और यहाँ पे रह जाते हैं रितेश और राम टेके दोनों रह जाते हैं। रितेश ही मुकेश चंद्राकर को बुलाता है और उसके साथ इस प्रकार की घटना का अंजाम देता है, चूँकि मुकेश और रितेश जो है 2 आपस में दोस्त हैं। दोनों एक-दूसरे के साथ जो है खुशियाँ बाँटते हैं। वो एक साथ पले-बढ़े हैं, एक साथ जवान हुए हैं। इस प्रकार से उनका रिलेशन था और उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया ये जो रितेश चंद्राकर है, वो मुकेश को बुलाया अपने ठिकाने पर, उसको ठिकाने लगा दिया। अब पूरा घटनाक्रम को अंजाम देने के उपरांत रितेश जो है चला जाता है और सुरेश जो है वो तो है ही कि वो अपने किसी बीमार सगे-संबंधी से जो है वो गया है मिलने के लिए और वो घटनाक्रम होने के उपरांत जो है दिनेश आता है और अपने कार्यों में जो है संलग्न हो जाता है। वो अपने मुंशी महेंद्र राम टेके के साथ और सब चीज़ ऐसा प्रतीत हो कि नॉर्मल है। और मार करके आपने देखा किस प्रकार से जो है भाई मुकेश को सेप्टिक टैंक में जो है वो डाल दिया जाता है और सेप्टिक टैंक को ऊपर से ढलाई करवा दिया जाता है। जो कई सारे सवाल को छोड़ जाते हैं कि आखिर वो मसाला कौन बनाया, कैसे बना, रात में बना, दिन में बना, लेबर कहाँ से आए, मसाला सीमेंट जो है या कंक्रीट जो है वो कहाँ से आया, है ना? कैसे जो है कौन-कौन लोग इसमें संलिप्त रहे हैं, ये सारे जाँच का विषय है और पुलिस प्रशासन को ये सारा उद्भेदन करना चाहिए। और जब इतना सारा प्रक्रिया हुआ तो उस दरमियान जो-जो भी लोग जो इस घटना से अनजान थे, उन्होंने बिना कोई सवाल-जवाब किए आखिर पूरा उनका साथ कैसे दिया और वो सारे चीज़ हुए। अब जब गायब थे मुकेश चंद्राकर जी, तो उनके भाई योगेश चंद्राकर जिनको भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर या न्यूज़ चैनल के ऊपर किस प्रकार अपने भाई के न्याय के लिए वे संघर्ष कर रहे हैं, घुटने टेक करके वहाँ के एसपी से न्याय माँग रहे हैं और वो अकेला ही वे दिल्ली तक का सफ़र कर रहे हैं। वहाँ जाकर के अपने भाई के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं। साथ ही भाई ने जो सपने बुने थे किस प्रकार से उनके अंदर एक झल्लाहट है उस सारे सपनों को साकार करने के लिए भाई ने जो सपना देखा था, वो सारे सपने साकार करने के लिए। तो वो सारे योगेश चंद्राकर के बारे में भी आपने सुना और देखा होगा। अगले वीडियो में मैं योगेश चंद्राकर के संघर्षों की कहानी भी मैं बताऊँगा, किस प्रकार से दोनों भाई मिल करके और संघर्ष करते रहे और आज मुकेश चंद्राकर को जाने के बाद योगेश चंद्राकर जो है, वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं, मुकेश चंद्राकर को न्याय दिलाने के लिए। जब मुकेश चंद्राकर का कहीं दिन भर कोई खबर नहीं लगता है, तो सारे उसके सगे-संबंधी, दोस्त यार जो भी उसके साथ रहा करते थे, उनसे योगेश चंद्राकर पता करते हैं, कहीं न मिलने के उपरांत वे वहाँ के एसपी को इसकी सूचना देते हैं और उसके उपरांत खुद भी जो है वो इस खोजबीन में लग जाते हैं। मोबाइल लोकेशन ट्रैक करने के उपरांत जो है पता चलता है कि वह सुरेश चंद्राकर के जो ठेका है, जो ठिकाना है उसका कई एकड़ में जो उसका विरासत था और ऐसा वहाँ के प्रशासन का कहना है कि वह अवैध था और उसको तोड़ भी दिया गया, ढा भी दिया गया। इस घटना के उपरांत शायद यह घटना नहीं घटती, तो सुरेश चंद्राकर का वह जो विरासत था अवैध कई एकड़ में, वह वैसे ही रहता। लेकिन इस घटनाक्रम के उपरांत वो अवैध जो है उसका ठिकाना ढा दिया गया है। हालाँकि उससे कोई फ़र्क सुरेश को पड़ता नहीं है, चूँकि मुकेश की जान चली गई है, वो वापस नहीं आएगा। सुरेश फिर जेल से छूट के शायद आ जाए और वह फिर से अपना विरासत खड़ा कर ले कहीं और यह जो है मुमकिन है आज के डेट में हमारे भारत जैसे देश में, क्योंकि यहाँ पैसा बोलता है। यहाँ पे जिसके पास पैसा है, वह सब चीज़ अपने जेब में रख के घूमता है। अब उनको पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिए गए हैं, उसके बाद की क्या कार्रवाई होती है, यह तो समय तय करेगा। हालाँकि जितना जघन्य अपराध उन्होंने किया है, जितना दर्दनाक मौत उन्होंने भाई मुकेश चंद्राकर को दिया है उसका सिर्फ एक ही सज़ा है और वह है सज़ाए मौत। और इन चारों जो लोग हैं जिनकी संलिप्तता भाई मुकेश चंद्राकर के साथ इस घटना को अंजाम देने में रही है, उन चारों को मौत से कम की सज़ा जो है वो होने ही नहीं चाहिए। तो उनको सज़ाए मौत ही देनी चाहिए उन चारों का और सारे अवैध जो हैं वो नष्ट कर देने चाहिए और जिस प्रकार से अनलीगल तरीके से उन्होंने इतना विरासत खड़ा किया और संपत्ति अर्जा है, उस सारे जो है वो कुर्की मलजफ्ती करके उन सारों को जो है वो सीज कर लेने चाहिए सरकार को और उसका जो है एक अलग विकासी के कार्य में लगाने चाहिए जो सरा स स सुरेश चंद्राकर के जो प्रॉपर्टी है उसका क्योंकि उन्होंने इतना धन बटोरा है तो इसी प्रकार के सड़कों का निर्माण कर के बटोरा है। जैसा मुकेश चंद्राकर ने सड़क को दिखाया और उसके बाद से पूरा विवाद उत्पन्न हुआ और भाई मुकेश चंद्राकर की मौत हुई उसको जो है मार दिया गया और उसके बाद जो अब सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेंद्र राम टके जो आज जेल में हैं, तो ये सारा जिस सड़क के कारण हुआ उस प्रकार के ही सड़कें बना-बना करके अब इतना धन अर्जित किया होगा तो अनलीगल ही था वो। सारे अनलीगल उसके कार्य थे, तो सारे अनलीगल कार्य थे, तो वो आदमी ही अनलीगल था, तो उसको अब तो जेल से बाहर आने ही नहीं देना चाहिए, उसके सारे संपत्ति को सीज़ कर लेना चाहिए और अन्य कार्यों में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सरकार का जो है उसके साथ कार्रवाई भरा ये रवैया होना चाहिए।
अब है कि भाई मुकेश चंद्राकर को आखिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय का गुहार तो कर ही रहे हैं। उसको न्याय तभी मिलेगा जब भाई मुकेश चंद्राकर के परिवार के किसी सदस्य को सरकार नौकरी दे और साथ ही सरकार जो है वो उस परिवार को आर्थिक सहयोग के तौर पर 50 लाख रुपए का मुआवजा राशि प्रदान करे, तभी जाकर के जो है भाई मुकेश चंद्राकर को न्याय मिल पाएगा। अन्यथा की स्थिति में भाई मुकेश चंद्राकर ने अपना जो योगदान दिया है इस बस्तर क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और इस देश के लिए, जैसे जो है उसका कनेक्टिविटी था वहाँ के राज्य गृह मंत्री का और उसके बीच का, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हर अपडेट को जो है वह अपने सरकार के साथ-साथ जो नेशनल न्यूज़ हाउसेज़ है वहाँ तक पहुँचाने का उन्होंने प्रयास किया। अपने स्वतंत्र पत्रकारिता के रूप में अपने प्लेटफ़ॉर्म से उन्होंने जो जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया, और जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र के लोगों, वहाँ के सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया। जिस प्रकार से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ कुछ भी यदि घटनाएँ घटित थी या कुछ उनको समस्याएँ थी, उस समस्या को, उस घटना को उजागर करने का प्रयास किया। तो इतनी जब जिसका योगदान रहा है वो उस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए, तो कम से कम उसके जाने के बाद तो सरकार को ये पहल ज़रूर करना चाहिए कि किसी न किसी एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे और 50 लाख रुपया जो है उसे मुआवजा दे, तभी उसके साथ न्याय हो पाएगा। धन्यवाद।